हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। देखो भाई, बाहर बारिश हो रही है तो हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज आए। ठीक है ना? तो हम लोग सी सेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से एक बार पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमसे? क्या कह रहा है? मानव के लिए मानव के लिए एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। मानव के लिए उपयुक्त प्रकार की प्रकृति और परिमाण को समझने के लिए यह आवश्यक है कि मानव के स्वभाव को समझा जाए। मानव के स्वभाव को समझना पहले जरूरी है। ठीक है? क्योंकि प्रकृति ने उसे सामाजिक जीवन के लिए बनाया है, उसे उस स्थान के लिए भी युक्त किया है उसे उस स्थान के लिए भी युक्त किया है जिसे उसने नियम किया है। चलो देखेंगे क्या मतलब है सब चीजों का। सभी परिस्थितियों में उसने उसकी नैसर्गिक आवश्यकताओं को उसकी व्यक्तिगत शक्तियों से बड़ा बनाया है। ओके? कोई भी एक व्यक्ति समाज की सहायता के बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, और वही आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति पर क्रियाशील होकर समग्र रूप से उनको एक समाज के रूप में रहने के लिए प्रेरित करती हैं। अब जैसे मैं आपसे एक सिंपल छोटी सी बात पूछता हूँ कि अगर हम नॉर्मल लव मैरिज की बात करते हैं तो घर वाले पहला हवाला क्या देंगे? अगर आप इंटरकास्ट मैरिज की बात करते हो, घर वाले पहला हवाला आपको क्या देंगे? समाज क्या कहेगा भाई? तो समाज बहुत कुछ कहता है हमारे समाज में। ठीक है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या कह रहा है। अब इन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है? तो पहला कह रहा है कि प्रकृति ने मानव समाज में प्रकृति ने मानव समाज में भारतीय विविधता का निर्माण किया। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी मानव समाज को सदा उसकी आवश्यकताओं से कम मिलता है, ये गलत बात है। किसी भी मानव समाज को सदा उसकी आवश्यकताओं से कम नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। हमें एक्चुअल में क्या है, इन्फ्रेंस को निकालना है पैराग्राफ के को, है ना? ध्यान से समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सामाजिक जीवन मानव का विशिष्ट लक्षण है। अभी रोक के रखते हैं इस चीज को, है ना? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो, होल्ड कर लेना भाई, क्या कहना चाह रहा है ये। विविध प्राकृतिक आवश्यकताओं ने मानव को सामाजिक प्रणाली की ओर बाध्य किया है। बिल्कुल ही सही उत्तर डी है, और किसी उत्तर की तरफ सोचने की हमको आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आ रही है समझ में कुछ बातें आप लोगों को? ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। कुछ और हमें सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना? कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और तब 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है? एक ए पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, आफ्टर दैट 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, एंड देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट जो था उसका, जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था, वो कितनी दूर है? पहली बात तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को याद दिलवा देना चाहता हूं भाई, ये हमारा ईस्ट होता है, पूर्व दिशा होती है। ये नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर दिशा होती है। ये हमारा वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम दिशा होती है ये। ठीक है? और ये हमारा होता है साउथ यानी कि दक्षिण। इस तरीके से हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं। एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चलेगा यानी कि उत्तर की तरफ चल रहा है। अब ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूं। मान लो ये व्यक्ति यहाँ है तो उत्तर की तरफ चलेगा तो ऊपर चलेगा ना। मान लो व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है, तो वो स्टार्टिंग की पॉइंट से चलेगा ना। यहाँ इस पॉइंट से मान लो चला वो उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ तो यहाँ है ना, तो उत्तर की तरफ कितने किलोमीटर चला? 12 किलोमीटर। ठीक है? उसके बाद पूरब में चलेगा, और पूरब में कितना चला? 15 किलोमीटर। तो पूरब इधर की साइड ही पड़ेगा ना, 15 किलोमीटर चला। अब यहां से 19 किलोमीटर दक्षिण जाएगा, पश्चिम जाएगा। अब ध्यान देखना, पश्चिम की तरफ जाना है तो अगर ये ईस्ट है भाई तो ये वेस्ट होगा, पश्चिम तो इधर आना पड़ेगा इसको। ठीक है? अगर इसको इधर आना है यहां से 15 किलोमीटर तो ये, और 4 किलोमीटर और, यानी कि 19 किलोमीटर हो गए पूरे। यहां से यहां तक की लंबाई 19 किलोमीटर है, तो ई से डब्ल्यू तक आना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है तो
4 किलोमीटर। अब यहां से कहां जाएगा? यहां से दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर, तो कहीं यहां कहीं पहुंच जाएगा। दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलेगा। ये साउथ डायरेक्शन है भाई, सबको पता है। दक्षिण की ओर चलेगा, 15 किलोमीटर पहुंच जाएगा। अब कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट तो ये वाला था ना, यहां से कितनी दूर है? तो भाई यहां से इसको मिला दिया हमने, और यहां से इसको मिला दो। इसकी दूरी कितनी है? 4, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब एक बात ध्यान से समझो भाई, ये 12 है तो ये 12 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा अंदर? 3, क्योंकि ये टोटल कितना है? 15। तो 3 4 5 का याद आ रहा है? कुछ ट्रिपलेट बताया था आप लोगों को, 3 4 5 का ट्रिपलेट बताया था आप लोगों को। तो ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, 5 किलोमीटर। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आ रही है बात समझ में? या कुछ गड़बड़ है? दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, बस दिशाओं का ज्ञान होगा तो आप लोग कर ले जाओगे इजीली, आराम से। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है किसी राज्य में कानूनी आदेशकों, इमरेटिव्स, ओके, की प्रकृति उन प्रभावकारी मांगों के अनुरूप होती है, उन प्रभावकारी मांगों के अनुरूप होती है जिनका राज्य को सामना करना पड़ता है। ओके, और यह कि अपने क्रम में ये सामान्य रूप से उस रीति पर आश्रित होती है जिसमें समाज में वह आर्थिक शक्ति वितरित होती है। ठीक है, आर्थिक शक्ति वितरित होती है जिस पर राज्य नियंत्रण करता है, जिस पर राज्य नियंत्रण करता है। बहुत ही डिफिकल्ट पैराग्राफ है दोस्तों, अगर नॉर्मली इसको देखोगे ना, इसका इन्फ्लुएंस निकालना ना बहुत मुश्किल टास्क है, आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे लगेंगे। अब देखते हैं हम कैसे निकालने की कोशिश करेंगे भाई इसमें। क्या कह रहा है? यह कथन किसको निर्दिष्ट करता है? अर्थतंत्र पर राजनीति की प्रधानता, इसको करता है? देख लो जरा, क्या अर्थतंत्र पर राजनीति की प्रधानता को कहीं पर लगा नहीं ऐसा। वैसे किसी राज्य में कानूनी आदेशकों की प्रकृति उन प्रभावकारी मांगों के अनुरूप होती है जिनका राज्य को सामना करना पड़ता है। ये यह कि अपने क्रम में ये सामान्य रूप से उस रीति पर आश्रित होती है जिसमें समाज में वह आर्थिक शक्ति वितरित होती है। ऐसा कुछ है नहीं जिस पर राज्य नियंत्रण करता है आर्थिक शक्ति के ऊपर। अर्थतंत्र राजनीति की प्रधानता पर, राजनीति की प्रधानता की बात नहीं है, राजनीति पर अर्थतंत्र की प्रधानता प्रधानता की बात। अब देखो ये पॉइंट हम होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, राजनीति और अर्थवाद के पारस्परिक संबंध को ये भी होल्ड करोगे हैं, लेकिन ये गलत है। बताऊंगा मैं क्यों गलत है। ये पॉइंट गलत है, हैं? चलो देखते हैं राजनीति और अर्थतंत्र के प्रतिवाद को। अब देखो यहां पे ना तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हमको दिए गए हैं, तीनों के तीनों पॉइंट्स यहां पर कैसे हैं? बड़े एक दूसरे के सिमिलर टाइप से हैं, है ना। ध्यान से एक बात समझना, बस इस वाले पैराग्राफ को दोबारा पढ़ो। यह कि अपने क्रम में यह सामान्य रूप से उस रीति पर आश्रित होती हैं जिसमें समाज में वह आर्थिक शक्ति वितरित होती है जिस पर राज्य नियंत्रण करता है। अब मेरे को अगर आपको समझाना पड़े तो मैं कहूंगा बी ऑप्शन लगा दो बिना कुछ सोचे, कि राजनीति और अर्थवाद के पारस्परिक संबंध के बारे में इसमें बात की गई है, और किसी चीज के बारे में बात नहीं करेगी। देखो दोबारा से पढ़ लो, पैराग्राफ बहुत ही अच्छा है। किसी राज्य में कानूनी आदेशकों की प्रकृति उन प्रभावकारी मांगों के अनुरूप होती है जिनका राज्य को सामना करना पड़ता है, और यह कि अपने क्रम में यह सामान्य रूप से उस रीति पर आश्रित होती है जिसमें समाज में वह आर्थिक शक्ति वितरित होती है जिस पर राज्य नियंत्रण करता है। तो भाई ये राजनीति और अर्थवाद की दोनों की आपस में पारस्परिक संबंध की बात कर रहा है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, है ना। पेपर में अगर ज्यादा डिफिकल्टी लगे ऐसे पैराग्राफ पे तो छोड़ देना, क्योंकि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना। लेकिन यहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस सेकंड ही निकलेगा, मैं इतना बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको फंसता है ज्यादा तो छोड़ दो एक आध क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वालिफाई करना होता है हमें, है ना। देखो क्या कह रहा है, all faces of a cube are dyed with different colors. It was cut into small cubes of the same size in such a way that the arm of the small cube was 1/4 of the large cube. What is the number of small cubes with only one dyed face? Okay, क्या कहना चाह रहा है हमसे ये,
देखो, एक घन है, उसके सभी फलक जो है विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं। उसे समान आपके छोटे छोटे घनों में इस प्रकार बांटा गया है कि छोटे घन की भुजा बड़े घन की एक चौथाई है, ठीक है, 1/4 है। तो केवल एक ही रंगे हुए फलक वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक बना लेते हैं भाई, बनाना पड़ेगा एक हमको, एक क्यूब बना लेते हैं हम लोग अपने हिसाब से, ठीक है। इससे और क्लैरिटी आ जाएगी हमको, अगर अगर आप समझ जाओगे तो फिर एक ही साइड से समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। मान लो मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ, एक चौथाई का मतलब क्या, 4 हिस्सों में बांट दो इसको, एक दो, देखो नीचे वाला गायब कर देता हूं मैं, ये 3 4, ठीक है। और एक दो तीन चार, इसी तरीके से सारे बटेंगे दोस्तों, इसी तरीके से सारे, इसी तरीके से सारे बटेंगे, मतलब एक चौथाई के हिसाब से बट जाएंगे सारे के सारे, है ना। ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, ठीक है, इस तरीके से। और 4 4 हिस्सों में इनको बांट दो, एक दो तीन चार, इस तरीके से, है ना। पूरा बनाई दिया तो बनाई देता हूँ पूरा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर अगर हमने इसको रंग दिया पूरे को, मान लेता हूं मैंने इसको रंग दिया पूरे को, एक साइड से बता दूंगा, एक साइड से समझ में आ जाएगा आपके में। अगर मैं इसको पूरे को रंग देता हूं, डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिफरेंट डिफरेंट फलक, कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 फलक होते हैं। आम ये 3 फलक मैंने दिखा दिए, इनके सामने के भी 3 फलक होंगे, तो टोटल फेस कितने होंगे? टोटल फेसेस ऑफ ए क्यूब, टोटल फेसेस कितने होते हैं भाई? 6। कुल फलक कितने होते हैं? 6, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक जिसका फेस रंगा होगा तो वो ये 4 होंगे, 1 2 3 4, ये ऐसे 4 घन होंगे जिनका सिर्फ एक फेस रंगा होगा, सिर्फ एक फेस पे कलर होगा। बाकी सारे तुम देखो, यहाँ पे 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 हर जगह 2 3 फेस मिलेंगे रंगे हुए। तो 4 यहाँ, 4 ही यहाँ, और 4 ही यहाँ हो जाएंगे, यानी कि 4 गुणा 6 कर दूं ना, टोटल कितने फेस हो गए, टोटल कितने क्यूब्स होंगे? 24। तो 24 ऐसे क्यूब होंगे जिनका सिर्फ एक फेस रंगा होगा, 24 ऐसे क्यूब होंगे जिनका सिर्फ एक फेस रंगा होगा। क्लियर बात है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? समझ में आ गया ना ये वाला? तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। भूमंडलीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 15% कृषि प्रक्रियाओं से आता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 15% कृषि प्रक्रियाओं से आता है। इसमें उर्वरकों से निकले नाइट्रस ऑक्साइड, उर्वरकों से निकले नाइट्रस ऑक्साइड, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड, पशुधन, चावल उत्पादन में भी निकलता है, आपको पता ही होगा, खाद्य भंडारण से निकलने वाली मीथेन तथा जैव मात्रा बायोमास को जलाने में निकली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सम्मिलित हैं, ठीक है। किंतु मृदा प्रबंधन प्रक्रियाओं से घास के मैदानों, सवाना को जलाने से, वनोन्मूलन से उत्सर्जित CO2 इसमें शामिल नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ किससे में से निकली गई? बायोमास को जलाने से जो निकल रही है वो वाली शामिल की गई है इसमें, ठीक है, बायोमास से जो निकल रही है, ठीक है। वानिकी, भू उपयोग तथा भ उपयोग में परिवर्तन, प्रतिवर्ष और अधिक 17% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय पीठभूमि के अपवहन तथा जलाने से निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेजोन के वर्षावन में जमा कार्बन की मात्रा के लगभग बराबर मात्रा विश्व की पीठभूमियों में जमा है, ठीक है। अच्छा खासा पैराग्राफ इन्होंने दिया है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। अब इन्फ्लुएंस पढ़ते हैं क्या दे रहा है, इन्फ्लुएंस के आधार पर निकालेंगे अपना निष्कर्ष। क्या क्या दे रहा है? संपूर्ण विश्व में यंत्र और रसायनों पर आधारित कृषि प्रथाओं के स्थान पर तत्काल जैव कृषि अपनानी चाहिए। अब आप लोगों ने भी मेरे साथ पढ़ा होगा पैराग्राफ, आप मुझे बता दो क्या ऐसा है कि इसमें कुछ भी नहीं है ना ऐसा?
गलत कर दो इसको, खत्म पहला ऑप्शन, कुछ है ही नहीं ऐसा इसमें। आगे देखो, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी भू उपयोग प्रक्रियाओं में बदलाव लाना अनिवार्य है। अब मुझे बताओ कहाँ है ऐसा, कहीं था ऐसा? पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं था ऐसा, है कि था ऐसा? बताओ जरा। इसको होल्ड करो बेटा, इसको होल्ड करो, अगले पे चलो। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समस्या के लिए कोई प्रौद्योगिकी समाधान नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कार्बन प्रच्छादन के मुख्य साधन है, ऐसा भी नहीं है। ये कहीं इसमें कहा नहीं गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कार्बन प्रच्छादन के मुख्य कारण है, ऐसा भी कहा है। देखो, अगर अमेजोन के वर्षावन में जो कार्बन जमा है उसकी मात्रा विश्व की पीठ भूमि में जमा है उसके लगभग बराबर बताई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक और एक ऑप्शन सिर्फ हमारे पास कौन सा बचता है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही हो सकता है और जो कि सही है। बाकी अलावा, इसके अलावा तो कोई भी ऑप्शन इसमें ठीक दिख ही नहीं रहा अपने को। भाई कोई ऑप्शन दिखाई दे सही तभी तो हम माने। ऑप्शन नंबर बी का सही होना मजबूरी बन गई, समझ गए ना? इन्फ्रेंस इस तरीके से निकालना चाहिए। देख रहे हो, सही भी लगते हैं गलत भी लगते हैं, लेकिन इन्फ्रेंस, अब ये डिफिकल्टी लेवल वाले मैंने आज उठाए हैं, इतना आसान वाले नहीं लिए मैंने, ये थोड़ा लेवल है इनका, है ना? बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? ये क्या कह रहा है कि राम एंड श्याम वर्क टुगेदर फॉर 4 days, 4 दिन एक साथ काम करते हैं और 60% कार्य पूरा कर लेते हैं। फिर राम छोड़ के चला जाता है और श्याम जो है 8 दिन लेता है इस कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है? तो राम अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? राम अकेला इस कार्य को पूरा कितने कितने दिन में करेगा? अब एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना साचना नहीं है आप लोगों को, बस इतना सोचना है आप लोगों को कि राम और श्याम मिलके काम करते हैं। इसमें ये देखो 60% काम कर लेते हैं और 60% काम कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। हाँ कि ना? ये तो दे रखा है भाई 4 दिन दोनों मिलके काम करते हैं और 4 दिन में कितना काम पूरा कर लेते हैं? 60% काम पूरा कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा, कि अगर 100% होता है ना टोटल काम, तो 100% काम ये दोनों कितने दिन में करेंगे? तो आप कहोगे 4/6 × 100, 20 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि आप कहोगे सर ये 200/3 दिन में काम पूरा करेंगे। 200/3 दिन में अगर दोनों मिल, यानी कि अगर मैं इसको और एलोबरेट करूं तो 66 सही 2/3 दिन में अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो ये काम पूरा करेंगे, है ना? अब बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम जो है, राम राम 8 दिन में शेष कार्य करता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब पहले 60% काम पूरा हो चुका था तो काम कितना बचा है अब? 40%, यानी कि 40% काम को राम करता है 8 दिन में। तो राम 100% कितने दिन में करेगा भाई? 8/40 × 100, यानी कि राम की जो क्षमता आएगी 4 दूनी 20 दिन में कर पाएगा राम। कितने दिन में कर पाएगा? 20 दिन में। ओके, कहीं गलती की है क्या हमने? अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो यहाँ पे गलती हुई थोड़ी सी, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। गलती क्या थी यहाँ पे? ये 60 आएगा ना नीचे, क्योंकि मैं जब ये तो कह रहा हूँ ये 20 दिन में करता है, ये 60 कर लो यहाँ पे, ठीक है? 60 करो तो एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगी, तो 20/3 आएगा ये। कितना होता है? 6 सही 2/3 दिन। 6 सही 2/3 दिन में करेंगे, है ना? अब देखो राम तो अकेला करता है 20 दिन में और राम और श्याम दोनों मिलकर करते हैं 20/3 दिन में। 20/3 दिन में, तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है ये तो आपको पता है ना? 20/3 कह लो या 6 सही 2/3 कह लो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कितना आसान है आप लोगों को पता है। देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ऐसे मत सोचना पेपर में नहीं आया है, पेपर में से उठाया है आपके में से, है ना? देखो राम अकेला काम करता है 20 दिन में, राम और श्याम अगर मिलकर काम करें तो काम करेंगे 20/3 दिन में। एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 20। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। इसकी क्षमता कितनी आएगी? देखो ध्यान से, अगर 20 में 20/3 से भाग लगाओगे तो 20 से 20 कैंसिल और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 कहां पहुंचेगा? ऊपर, ठीक है? राम की क्षमता है 1, राम और श्याम की क्षमता है 3, तो श्याम की क्षमता कितनी होगी भाई? राम और श्याम की क्षमता है 3 और राम की क्षमता है 1, ठीक है? पूछा क्या है हमसे?
अच्छा श्याम है, ओहो यार, श्याम करो यहाँ पे यार, श्याम कर लो, कोई बात नहीं। श्याम है, श्याम की अकेले की कितनी आ रही है, एक तो माइनस कर देना। राम की कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से 2 आ जाएगी क्षमता। काम कितना करना है भाई, 20 यूनिट। तो 20 को कितने से डिवाइड कर दो, 2 से, कितना आ जाएगा, 10 डेज। क्वेश्चन में वैसे है कुछ भी नहीं भाई, तो आपके ऊपर है किस तरीके से इसको लेते हो, ठीक है। वैसे आंसर इसका 10 डेज ही आ जाएगा। श्याम है, श्याम कर लेना, वहां पर राम की जगह श्याम था, श्याम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो श्याम 20 दिन में करेगा वो काम पूरा, क्योंकि मैंने मैंने राम लगा दिया था, श्याम को छुड़वा दिया था, है ना, तो राम लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे भी आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, यदि हम 2050 की ओर देखें, जब हमें 2 अरब अधिक लोगों को आहार खिलाने की आवश्यकता होगी, तो यह प्रश्न कि कौन सा आहार सर्वोत्तम है एक नई अत्यावश्यकता बन गया है, ठीक है। आने वाले दशकों में हम जिन खाद्य पदार्थों को खाने के लिए चुनेंगे, उनके इस ग्रह के लिए गंभीर रूप से बहुशाखन होंगे। अब देखते हैं क्या है इसका मतलब, हो सकता है कि गड़बड़ हुआ हो कुछ, लेकिन फिर भी है तो ये ऐसे लिखा हुआ था। सामान्य रूप से कहें तो समूचे विकासशील देशों में खान पान की जो मांस और डेयरी उत्पाद के आहार के गिर्द घूमते रहने वाली प्रवृत्ति बढ़ रही है, वह भूमंडलीय संसाधनों पर अपरिष्कृत अनाज, गिरी, फलों और सब्जियों पर निर्भर करने वाली प्रवृत्ति की तुलना में अधिक दबाव डालेगी, ठीक है। देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू ही इन्फ्लुएंस निकाल पाओगे, और पैराग्राफ तो पढ़ लिया हमने एक बार ढंग से। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। पशु आधारित खाद्य स्रोत की बढ़ती मांग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपेक्षाकृत अधिक बोझ डालती है, बहुत सही पॉइंट है। मांस कहां से आता है, पशु आधारित, डेयरी का पशु आधारित, ठीक है, होल्ड करके रखना पड़ेगा भाई, पहला ही पॉइंट है ना। अगला देखो, अनाजों, गिरी, फलों, सब्जियों पर आधारित आहार विकासशील देशों में स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुयोग्य है। कहीं बात हुई है क्या ऐसी कहीं पर भी, विकासशील देशों में खान पान, देखना जरा सामान्य उसमें कहें तो समूचे विकासशील देशों में खान पान की जो मांस और डेयरी, ये मांस और उसकी बात कर रहा है ना, इनके ऊपर बात नहीं कर रहा, तो खत्म करें इसको। मनुष्य स्वास्थ्य मामलों को बिना ध्यान में रखे समय समय पर अपनी खाने की आदतों को बदलते हैं, ऐसा कुछ कहा गया है क्या, कुछ भी नहीं है ऐसा भाई, ऐसा नहीं कहा गया, रहने दो इसको। भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में हम अभी तक यह नहीं जानते कि कौन सा आहार हमारे लिए सर्वोत्तम है, ऐसा भी नहीं। ये हम जानते हैं कि हमें कौन से आहार खिलाना चाहिए, बट उसको पूर्ण करने में, उसकी पूर्ति करने में बात होती है मेन। अब सबको पता है कि कितना विटामिन, कितने न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए एक कुपोषित बच्चा, तुमने देखे होंगे, तो सरकार निकालती है आंकड़े, सरकार जब एमडीएम वगैरह खोलती है तो उसमें आयरन की गोलियां, इनकी गोलियां, विटामिन की गोलियां भेजती है कि नहीं भेजती, तो उनको पता है कि कितना खिलाना है, सर्वोत्तम आहार वगैरह के बारे में उनको आइडिया है। लेकिन बात यह है कि पूर्ति नहीं हो पाती है ना, उतनी पूर्ति नहीं कर पाते, तभी तो इतना कुपोषण है, इतना भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा भाई, है ना, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, और कोई इसमें करेक्ट नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, ये एक पजल टाइप से दिया है, 3 क्वेश्चन रिलेटेड है इससे, तो अगर मैंने टेबल सही बना ली इसकी हम लोगों ने, तो टेबल अगर सही बन जाती है तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, अगर टेबल सही नहीं बन पाएगी तो आंसर भी सही नहीं आएगा। पहले टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, क्या कहा गया। जब 3 मित्र ए, बी और सी मिले, तो पाया गया कि उनमें से प्रत्येक ने एक भिन्न रंग की ऊपरी पोशाक पहन रखी थी। यादृच्छिक क्रम में वे पोशाकें जैकेट, स्वेटर और टाई है, जैकेट है, स्वेटर है और टाई है, ठीक है, जैकेट, स्वेटर एंड टाई है। रंग है नीला, सफेद और काला, ये क्रम नहीं है इनका,
उनके कुल नाम यादृच्छिक क्रम में रिबीरो, कुमार और सिंह हैं। ओके, चलते हैं भाई, अब आगे पढ़ते हैं। एक्चुअल में अब क्या कहेगा उसके आधार पर बनाना पड़ेगा। ना तो बी ने ना ही रिबेरो ने सफेद स्वेटर पहना है। तो बी जो है और रिबेरो जो है, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, जो बी है और जो रिबेरो है वो अलग अलग पर्सन है। अब इन दोनों ने सफेद स्वेटर नहीं पहना, तो सफेद स्वेटर पहना है और वो भी सफेद कलर का पहना है किसी तीसरे आदमी ने, ठीक है, वो देखेंगे कौन है। सी ने टाई पहनी है, सी ने टाई पहनी है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि भाई टाई कहां आएगी। पहली बात तो रिबेरो है, वो सी क्या है। अब ये स्वेटर आ गया तो सी यहीं पे आ सकता है, इसने क्या पहनी है, टाई पहनी है, क्योंकि यहां तो स्वेटर आ गया और बी यहां आ गया, ठीक है। सिंह की पोशाक सफेद नहीं है, सिंह की पोशाक सफेद नहीं है। ओके, तो ये सफेद, तो सिंह कौन है, बी भाई साहब सिंह हो गए हमारे, इनकी पोशाक सफेद नहीं होगी, ठीक है। ये तो रिबेरो है ना। रिबेरो, कुमार जैकेट नहीं पहनता, कुमार जैकेट नहीं पहनता, कुमार जैकेट नहीं पहनता, तो कुमार यही है बस जो जैकेट नहीं पहनेगा, क्योंकि यहां तो सिर्फ जैकेट बची है ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझना, यहां तो सिर्फ जैकेट बची है ना। अब क्या कह रहा है, रिबेरो को काला रंग पसंद नहीं है। अगर इसको काला पसंद नहीं है तो सफेद तो यहां आ चुका, इसका मतलब इसको कैसा पसंद होगा, नीला कलर। तो काला कलर किसका हो गया, बी भाई साहब का हो गया, सीधी सी बात है। काला कलर किसका हो गया, बी का हो गया। और यहां पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। बन गई भाई टेबल अपनी, यही टेबल बनेगी, यही टेबल बनेगी अपनी, है ना। अब देख लो क्या क्या पूछा है, उसके आधार पे हम आंसर करेंगे। सी का नाम क्या है, तो सी का नाम क्या है, रिबीरो। तो सी का नाम क्या है हमारा, रिबीरो। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले देखते क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं, फिर इसके आधार पर देखेंगे। टाई का रंग क्या है, तो देखो जरा टाई का रंग क्या था यहाँ पे, टाई का रंग क्या है, नीला, तो नीला हो जाएगा। टाई का रंग क्या है, नीला है, ठीक है। बना लेना, टेबल बनाना पड़ेगा। स्वेटर किसने पहना था, बताओ जरा, स्वेटर किसने पहना था, देख लेते हैं एक बार। स्वेटर तो ए भाई साहब ने पहना है, स्वेटर किसने पहना है, ए ने। हो गए सॉल्व भाई तीनों, 7.5 नंबर हो गए तुम्हारे पक्के, 7.5 मार्क्स। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना था स्टार्टिंग में टेबल बनाने में। टेबल जहां तुम्हारी बन जाती वहीं पर काम खत्म हो जाता, और टेबल नहीं बन पाती और टेबल में जरा सी भी गड़बड़ कर देते तो 7.5 के 7.5 नंबर तो साथ में चले जाते, नेगेटिव भी साथ में लेके जाते अपने। समझ रहे हो इस बात को सब लोग, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक मिलिट्री कोड है, इसमें सिस्टम को क्या लिख रहा है, सिस्मेट, मिरर को ये लिख रहा है, और फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है हमसे। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है बेसिकली, देख लेते हैं क्या बन रहा है ना पहले। ये क्या दे रहा है, एस वाई एस टी ई एम, सिस्टम को क्या बना दिया इसने, एस वाई एस एम ई टी, ये बनाया है, ठीक है। नियरर को क्या बनाया है, एन ई ए आर ई आर, नियरर को बनाया है ए ई एन आर ई आर, ठीक है। फ्रैक्शन पूछ रहा है हमसे, फ्रैक्शन तो क्या लिखेंगे हम, समझ गए होगे सभी लोग क्या लिखना है, देखो ध्यान से क्या क्या दे रखा है इसमें, उसके आधार पे हम फिगर आउट करते हैं। देखो सिस, सिस का सिस है, लेकिन टीईएम को पलट दिया है, एमईटी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो एनईए को एईएन पलट दिया, और आर ई आर ही रहेगा क्योंकि दोनों साइड में एक ही है, तो ऐसे पलटना है बस, क्या करना है, पलट देना है, सिंपल। तो देखो ध्यान से, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, तो यहां से स्टार्ट करो, सी ए आर एफ, पहला पलट दिया मैंने ये वाला पोर्शन, दूसरे पोर्शन को पलटो, एन ओ आई टी, तो सी ए आर एफ एन ओ आई टी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया हमारा, 4 सही हो जाएगा, क्लियर है ना, यही बनेगा। पलट रहे हैं आपस में और कुछ नहीं है, सीधा पलट दिया है इसने, ठीक है भाई। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, थैंक यू।